मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल की ओर से आप सबका इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा कक्षा द्वादश कोर्स ए के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक बितान भाग 2 के जूझ पाठ के प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाल रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे एवं समझेंगे। तो जूझ पाठ के प्रश्नोत्तर का विश्लेषण कर रहा हूं। इस पाठ से पहला प्रश्न है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। प्रश्न को एक बार फिर सुनेंगे। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य भाव को व्यक्त करता है। इस पाठ का शीर्षक जूझ पूरे अध्याय में व्याप्त है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। इसमें कथानायक आनंद ने पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदरे आदर्श, यथार्थ व परिवेश को विश्वसनीय ढंग से व्यक्त करता है। इसके अतिरिक्त आनंद की माँ भी अपने स्तर पर संघर्ष करती है। लेखक के संघर्ष में उसकी माँ, देसाई सरकार, मराठी व गणित अध्यापक ने सहयोग दिया। अतः यह शीर्षक सर्वथा उपयुक्त एवं सार्थक है। इस कहानी के कथानायक में संघर्ष की प्रवृत्ति है। उसके पिता ने उसे स्कूल में जाने से मना कर दिया। इसके बावजूद कथानायक माँ को पक्ष में रखकर देसाई सरकार की सहायता लेता है। वह दादा व देसाई सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखता है तथा अपने ऊपर लगे आरोपों का उत्तर देता है। आगे बढ़ने के लिए वह हर कठिन शर्त मानता है। स्कूल में भी वह नए माहौल में ढलने, कविता रचने आदि के लिए संघर्ष करता है। इस प्रकार यह शीर्षक कथानायक की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। अब इस पाठ से दूसरा प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। उत्तर है, लेखक की पाठशाला में मराठी भाषा के अध्यापक सौंदलगेकर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। वे कक्षा में सस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति, यति, आरोह, अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। लेखक इनको देखकर बहुत प्रभावित हुआ। इससे पहले उसे कवि दूसरे लोक के जीव लगते थे। सौंदलगेकर ने उसे अन्य कवियों के बारे में बताया। वह स्वयं भी कवि थे। इसके बाद आनंद को यह विश्वास हुआ कि कवि उसी की तरह आदमी ही होते हैं। एक बार उसने देखा कि उसके अध्यापक ने अपने घर की मालती लता पर ही कविता लिख दी। तब उसे लगा कि वह अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकता है। इस प्रकार उसके मन में स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास पैदा हुआ। अब इस पाठ का अगला प्रश्न है, श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। श्री सौंदलगेकर मराठी के अध्यापक थे। लेखक बताता है कि पढ़ाते समय वे स्वयं में रम जाते थे। उनके कविता पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था। सुरीला गला, छंद की बढ़िया लय ताल और उसके साथ ही रसिकता भी थी। उसके पास रसिकता भी थी। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। वे स्वयं भी कविता लिखते थे।
याद आई तो वे अपनी भी एकाध कविता सुना देते। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए लेखक को अपना भान ही नहीं रहता था, यानी अपना ज्ञान ही नहीं रहता था। लेखक अपनी आँखें और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति आदि पर ध्यान देता था, जिससे प्रभावित होकर लेखक भी तुकबंदी करने का प्रयास करता था। अध्यापक लेखक की तुकबंदी का संशोधन करके तथा उसे कविता के लय, छंद, अलंकार आदि के बारे में बताते। इन सब कारणों से लेखक के मन में कविताओं के प्रति रुचि जागृत हुई। इस पाठ का अगला प्रश्न है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक को ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। उसे ऐसा लगता था कि कोई न कोई हमेशा साथ में होना चाहिए। उसे किसी के साथ बोलते हुए, गप सप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। कविता के प्रति लगाव के बाद उसे अकेलेपन से ऊब नहीं होती। अब वह स्वयं से ही खेलना सीख गया। पहले की अपेक्षा अब उसे अकेला रहना अच्छा लगने लगा। इस स्थिति में वह ऊंची आवाज़ में कविता गा सकता था, वह अभिनय भी कर सकता था, या वह थुई थुई करके नाच भी सकता था। इस तरह अब उसे अकेलापन आनंद देने लगा। इस पाठ का अगला प्रश्न है, यानी 5वां प्रश्न है, आपके ख्याल में पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था। लेखक का दृष्टिकोण पढ़ाई के प्रति यथार्थवादी था। उसे पता था कि खेती से गुजारा नहीं होने वाला, पढ़ने से उसे कोई न कोई नौकरी अवश्य मिल जाएगी और गरीबी दूर हो जाएगी। वह सोचता भी है, पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, बिठवा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। दत्ताजी राव का रवैया भी सही है। उन्होंने लेखक के पिता को धमकाया तथा लेखक को पाठशाला भिजवाया, यहाँ तक कि खुद खर्चा उठाने तक की धमकी लेखक के पिता को दी। इसके विपरीत लेखक के पिता का रवैया एकदम अनुचित था। उसकी यह सोच, तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला हूँ, नहीं वो होने वाला है तू, एक कदम प्रतिगामी है। वह खेती के काम को ज़्यादा बढ़िया समझता है तथा स्वयं अयाशी करने के लिए बच्चे को खेती में झोंकना चाहता है। तो अब इस पाठ का अगला प्रश्न है, यानी 6ठा प्रश्न है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता, अनुमान लगाएं। अनुमान लगाकर इसे लिखना है। इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि दोनों ने झूठ का सहारा नहीं लिया होता तो दत्ताजी राव उसके पिता पर दबाव नहीं दे पाते। लेखक पिता द्वारा दिए गए ही काम करता, उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, वह सारा जीवन खेती में ही लगा रहता। इस झूठ के बिना हमें यह प्रेरणादायक कहानी भी नहीं मिल पाती। इस तरह कभी कभी एक झूठ भी मनुष्य व समाज का विकास कर देती है। तो इस पाठ का 6 प्रश्न हुए। इसे शेष बचे हुए प्रश्नों का उत्तर मैं अगली कक्षा में दूंगा। धन्यवाद।